हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रिज एकेडमी। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, और भी अदर एग्जाम के लिए आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज सभी जगह पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चार एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। तो आई होप आप लोगों का एक स्मॉल छोटा सा वीडियो है, ये देख करके आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, फिगर के साथ फ्रेजेज याद करेंगे, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम इसे इजी बना देंगे। हम इसे बहुत ही आसान तरीक़ा से इसे याद करवा देंगे, फिगर के साथ मीनिंग भी, और आपको एग्जांपल्स भी दिया रहेगा। तो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा। ये गारंटी लेता हूँ कि आपको ये फ्रेजेज लास्ट वीडियो के लास्ट होते होते आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जो कि आप कभी पूरे लाइफ लॉन्ग भूलिएगा नहीं। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह मैं फिगर के साथ इस तरह आपका स्लाइड देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो में आप लोग लास्ट तक कंटिन्यू रहिएगा। तो आई होप यू विल बी कंटिन्यू टू द लास्ट। तो हम लोग फर्स्ट फ्रेज की ओर देखते हैं और जानते हैं फर्स्ट फ्रेज क्या है। फर्स्ट फ्रेज क्या है? आ स्नेक इन द ग्रास। आ स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप, छिपा हुआ सांप, अ हिडन एनिमी। जो आप लोग देखते होंगे सोसाइटी, मोहल्ला या आपके फ्रेंडशिप में, कहीं भी एक स्नेक इन द ग्रास, एक धूर्त व्यक्ति रहता है, दिखता है, जो ऊपर साइड कुछ और रहेगा, इनसाइड अंदर कुछ और रहेगा। तो वो हिडन एनिमी की तरह काम करता है। जिस तरह सांप एक स्नेक ग्रास में छिपा हुआ रहता है और जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर वो डस लेता है। तो वो स्नेक इन द ग्रास आपके समाज में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? डोंट ट्रस्ट दैट गर्ल, सी लुक्स फेथफुल बट सी मे बी स्नेक इन द ग्रास। किसी लड़की पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो दिखने में लगता है फेथफुल, लेकिन वो होते हैं स्नेक इन द ग्रास, मतलब आस्तीन का सांप होते हैं। तो आई होप ये याद हो गया होगा। फिगर के साथ में आप लोग फिगर को भी वॉच करते रहिएगा, जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहे हैं? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। गाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है? दुख के भेष में सुख। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब दुख के भेष में सुख। आज जो चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी दुख लग रहा होगा, बट इट विल बी बेनिफिशियल इन द लाइफ लॉन्ग। आपके लिए ये अच्छा होगा और आपके लिए वरदान साबित होगा, ये आपके लिए बून साबित होगा। तो ये अभी थोड़ा हार्ड वर्किंग लग रहा होगा, लेबरिंग आपका हार्ड चल रहा होगा, लेकिन आगे चल करके ये बहुत ज़्यादा सुख होने वाला है, सुख प्राप्त है। तो ये मतलब डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? मुखौटा, जो फेस पर मुखौटा लगा लेते हैं, छिपा हुआ रहता है। तो ब्लेसिंग आपका छिपा हुआ है, जो आगे चल करके आपको ये हार्ड वर्किंग एक रुख लाएगा, एक अलग प्रकार का रंग लाएगा, ये आपको गौरवान्वित फील करवाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? दुख के भेष में सुख, दुख छिपा हुआ है, सुख छिपा हुआ है दुख में। मीनिंग है समथिंग दैट यू थिंक इज बैड बट टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग। मतलब जो अभी लग रहा है, तुम्हें लगता है कि अभी बैड है, बुरा है, वो आगे चल करके ब्लेसिंग साबित होगा। माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड, इट इज़ द ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मेरा भाई है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, लेकिन एक समय आकर के वो सक्सीड मिल जाएगा, क्योंकि वो उसे दुख के भेष में छिपा हुआ सुख है। तो आई होप ये याद हो गया होगा, दिमाग में आपका फिट हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहा है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बिल्ली होता है, वो बैग में छिपा हुआ है, और वो क्या करेंगे, हम उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग एक्सपोज करेंगे, उसको राज खोलेंगे, मतलब किसी बिल्ली को बैग से बाहर निकालेंगे। तो ये आपका एक नुमेनिक बन रहा है कि आप बिल्ली को बैग से बाहर निकालिएगा, तो आप सीक्रेट पॉइंट को, किसी का प्राइवेसी को ओपन करिएगा, राज खोलिएगा। मोहन लेट द कैट ऑफ द बैग रिगार्डिंग हिज बिजनेस प्लान। मोहन ने जो राज था बिजनेस प्लान के बारे में, वो राज खोल दिया। तो आई होप ये भी दिमाग में आप लोगों को सेट हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज क्या है? वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य वस्तु। वस्तु आप लोग जानते होंगे, कोई प्रीसियस कमोडिटी। जैसे आपको खाने के घर में रोजी नहीं है और वाइट एलिफेंट खरीद के ले आए हैं, तो ये बहुत महंगा वस्तु खरीद के ले आए हैं। तो ये आपके लाइवलीहुड पर इफ़ेक्ट करेगा, जीवन युगनी जो चल रहा है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो समथिंग दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस।
आपने जो हाथी खरीद के ले करके चले आए घर पर, लेकिन वो काम का नहीं है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार CDS अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप एलिफेंट, वो भी वाइट एलिफेंट खरीद के लाए हैं, तो आपको घर में खाने के लिए तो है नहीं कुछ, और वाइट एलिफेंट, और जो कि वाइट एलिफेंट का आपके घर में कोई काम भी नहीं है, तो खिलाने में और परेशानी है। ही वॉज स्ट्रगलिंग इन द पिटेबल कंडीशन, वह पिटेबल कंडीशन में काम कर रहा था, और ऑफ हिज लाइफ बाउट अ वाइट एलिफेंट, जबकि पहले से ही स्ट्रगल कर रहा है पिटेबल कंडीशन में, दयनीय स्थिति में, और वो उस पर से एक वाइट एलिफेंट खरीद करके लेके चला आया है। तो आप लोग एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कर रहा है, प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है जब कोई एक ऐसा काम करो कि आपका गैलरी में नाम आ जाए। गैलरी आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, कोई ऐसा काम करना जो गैलरी में आपका नाम फिट हो जाए। तो टू डू समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपके पीपल, जो आपके सोसाइटी समाज है, वो एडमायर करने लगे, अप्रिसिएट करने लगे, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू हो जाए। तो कुछ लोकप्रिय काम करना जो कि सोसाइटी और समाज से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिससे आपका गैलरी में नाम आ जाए। हर सिस्टर डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट विल मेक हर प्ले टू द गैलरी। उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया, जिससे उसका जो नाम था वो गैलरी में चला गया, मतलब वो लोकप्रिय काम किया वो, और फेमस हो गई, डिस्टिंग्विश हो गई। तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर देखते हैं। तो इस फ्रेज में क्या कर रहा है, अ लाफिंग स्टॉक। ये आप लोगों को याद होगा, लाफिंग का मतलब ही होता है हंसना, हंसी का विषय। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का विषय। तो आप लोग इसमें कोई न्यूमेरिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का विषय। मीनिंग क्या होता है, समवन हैज़ डन समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। ये CDS के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो कोई व्यक्ति है बहुत स्टूपिड टाइप का कोई काम किया और आपको उस समय फनी लगा और आप हंसना चालू कर दिए, तो ये हंसी का विषय होता है, लाफिंग स्टॉक। एग्जाम्पल है, दे एन्जॉयड द बर्थडे पार्टी दैट वाज लाफिंग स्टॉक। उन लोगों ने बर्थडे पार्टी एंजॉय किया जो कि एक लाफिंग स्टॉक के था, हंसी का विषय, वहाँ पर कुछ एंजॉय चला होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप ये भी फ्रेज याद हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहा है, अ ड्रॉप इन द ओशियन या ड्रॉप इन द बकेट। तो आप लोग बचपन में एक स्टोरी या फिर गांव मोहल्ले में सुनते होंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। तो ऐसे ही है, बड़ा कोई बकेट है, उसमें एक बूंद पानी डाल रहे हैं। तो वो क्या है, एक बड़ा सा बकेट में आप एक बूंद पानी डाल रहे हैं, मतलब बड़ा कोई पेट वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और उसे एक कोर खाना दे रहे हैं, सिर्फ एक ग्रेन दे रहे हैं, सिर्फ चावल का एक दाना दे रहे हैं। तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन दे रहा है। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आपका वाटर ड्रॉपलेट जानते हैं, वाटर का पानी, वाटर का ड्रॉपलेट। तो वो बड़ा ओशियन में एक बूंद पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऊँट के मुंह में जीरा के जैसा फोरन है। अ वेरी लिटिल अमाउंट समथिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला नहीं। आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा मिलेगा, लेकिन मिला 1 रुपया। तो ये क्या है, ड्रॉप इन द ओशियन है। तो आई होप ये फ्रेज याद हो गया होगा। फूड डिस्ट्रीब्यूटर सर्व्ड हिम फूड लाइक अ ड्रॉप इन द ओशियन। जो फूड डिस्ट्रीब्यूटर था उन्होंने फूड तो बांटा, डिस्ट्रीब्यूट तो किया, लेकिन वो मानो एक ओशियन, एक छोटा छोटा सा बूंद के जैसा फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे पुअर पीपल थे उन लोगों को पेट तक भी नहीं भरा, क्योंकि एक अनाज तक ही सिर्फ बांट पाया था। तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर देखते हैं। इस फ्रेज में क्या कर रहा है, कच पटेटो। कच पटेटो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टीवी देखना। जैसे आजकल लोग हैं टीवी पर तो नहीं, लेकिन मोबाइल पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो कच पटेटो इसको याद रख सकते हैं, बैठ करके टीवी देख रहे हैं और पोटैटो को कच कर रहे हैं, मतलब पोटैटो खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर करके। तो इस तरह नोमेनिक्स लगा करके आप याद कर सकते हैं कि दिन रात बैठ करके पोटैटो खा रहे हैं, कच पोटैटो कच करके खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टीवी देखना, अपना टाइम मतलब के स्पेंड करते रहना। समवन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग टीवी। कोई व्यक्ति है वो हमेशा टीवी ही देखते रहता है, या फिर लेजी पर्सन, आलसी पर्सन, वो व्यक्ति कभी बेड पर से उठता ही नहीं है।
एग्जाम्पल्स है द बेनिफिट टू हेल्थ इज आल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज सैडली बट वी आर प्रोड्यूसिंग अ नेशन ऑफ कैच पोटैटोज। मतलब जो बेनिफिट ऑफ हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी और मूवमेंट के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेशन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैच पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा व्यक्ति खाली लेजी पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है। सिर्फ सारे लोग मोबाइल में और कहीं कहीं कोई टेलीविज़न में दिन रात सारे लोग डूबे हुए हैं। तो आई होप ये भी याद हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। सारा फ्रेज आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को एक स्टोरी और नोमेनिक लगा करके याद करवा दिया जा रहा है। ज़्यादा देर भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। बीटिंग अ डेड हॉर्स, बीटिंग अ डेड हॉर्स। अब एक घोड़ा मरा हुआ है और उस पर फिर से मार रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एफर्टलेस काम कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी वो घोड़ा मर चुका है और मरे हुए घोड़े को बीट कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। तो व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का एफर्टलेस कोई काम करना। ओवरलोडिंग और समथिंग दैट इज़ पॉइंटलेस, जो कि पॉइंटलेस है, कोई वर्थलेस है, बेफालतू के उसको पीट रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। तो वाई शुड यू बीट हिम, क्यों उसको पीटना चाहिए। एग्जाम्पल है सी वॉज बीटिंग अ डेड हॉर्स टू कन्विंस कंपनी मैनेजर। जो कंपनी मैनेजर है वो मान ही नहीं रहा है और आप उसको बीटिंग हॉर्स कर रहा है, मतलब वो मरा हुआ है, वो कोई चीज़ के लिए मान नहीं रहा, उसको जस्ट बीटिंग कर रहा है और कन्विंस हो ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कोई बातों के लिए। तो वो क्या कर रहा है, बीटिंग डेड हॉर्स की तरह उसको ले रहे हैं। तो आई होप ये भी दिमाग में आपको फिट हो गया होगा। फिगर आप लोग देख सकते हैं, तो फिगर से आप लोगों को याद हो जाएगा बहुत ही जल्दी। आई होप ये फ्रेज आप लोगों को दिमाग में फिट हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आपका अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो ये आप लोग सुनते होंगे, बचपन में भी सुने होंगे कि एक धोबी का गधा था, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी था, आलसी था, वो धोबी का कोई काम ही नहीं करता था। तो उन्होंने क्या किया, एक डंडे पर गाजर कैरेट लगा दिया और वो धोबी था, जो धोबी का गधा था, वो कैरेट के लोभ में आगे बढ़ता जाता था। और जब वो नहीं भागता तो पीछे से एक स्टिक ले हुए रहता था और उसको पीछे से मारता था। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो किया था। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अगर आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा काम कीजिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कैरेट एंड स्टिक, कैरेट अगर अच्छा काम कीजिएगा तो कैरेट मिलेगा और बुरा काम कीजिएगा तो स्टिक मिलेगा। जैसे ब्रिटिशर्स लोग 1906 में बंगाल विभाजन के टाइम इंडियंस जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो किए थे। लोगों को टाइटल्स देना, स्टेटस देना, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वहाँ से भी फेमस हुआ है, आप हिस्ट्री में भी जानते होंगे। तो एग्जांपल है प्राइवेट कंपनीज ऑफन यूज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज। और आप लोग सुनते हुए होंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज के जो मैनेजर होते हैं वो भी ये पॉलिसी यूज करते हैं। अगर आप लोग अच्छा काम किए तो आप लोगों को अच्छा सैलरी ग्रो करवाएगा, बुरा काम किए तो एट द सेम टाइम आपको कंपनी से बाहर कर देगा। तो आई होप ये याद हो गया होगा फ्रेज, क्योंकि हम फिगर आउट और एक स्टोरी के साथ याद कर रहे हैं, जो कि आपको कभी ये भूलिएगा नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहा है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब किए हुए परिणाम को भुगतना। जो आप कर्म किए, जो डीड्स किए हैं, जो भी आपका कर्म है उसको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही। टू टॉलरेट द कंसिक्वेंसेस, जो भी कंसिक्वेंसेस मिलेगा, उसका रिजल्टेंट आएगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा, फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा। मतलब आपको म्यूजिक फेस करना है, गाना बज रहा है, साउंड, ऐसा नोमेनिक रिलेट कर सकते हैं। और को फेस का मतलब होता है सामना करना। म्यूजिक को आप ख़राब कर दिए और उसको आप सामना करना ही पड़ेगा। साउंड बॉक्स रखा हुआ है, इसको तोड़ दिए तो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, सामना तो करना ही पड़ेगा। घर पे वाले बात सुनाएंगे ही, क्योंकि यू हैव डिड रॉन्ग वर्क, यू हैव डन रॉन्ग वर्क। तो आई होप ये भी फ्रेज आप लोगों को याद हो गया होगा। तो हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट्स वांट टू सक्सीड इन हिज लाइफ दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ हिज लाइफ। अगर कोई स्टूडेंट सफल होना चाहता है तो उसे फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी में। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। यह फ्रेज है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन, जैसे पैन तो जानते ही हैं जिसमें आमलेट बनाया जाता है, पैन आपका खाना बनाया जाता है पैन वाला,
उसमें फ्लैश जला रहे हैं। फ्लैश का मतलब कोई लाइट, ऐसे न्यूमेनिक याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्षणिक सफलता। तो फ्लैश फ्लैश कैसा होता है, कुछ देर जलता है फिर बुझ जाता है। तो फ्लैश इन द मतलब क्षणिक सफलता, स्मॉल टाइम के लिए आपको, मोमेंट के लिए आपको सक्सेस मिला है, कुछ दिनों के बाद वो सफलता ख़त्म हो जाएगा। तो क्षणिक सफलता मिलने के बाद लोग इंस्टेंट प्लेजर या इंस्टेंट मोमेंट मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन दे विल गिव अप एंड दे विल अबंडन द थिंग्स वट एवर ही गॉट। जो भी मिला है वो जल्दी वो भूल भी जाते हैं और जल्दी उनका ख़त्म भी हो जाता है। मीनिंग क्या है, सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी सक्सेस है और पॉपुलैरिटी है वो क्या है, कुछ ड्यूरेशन के लिए है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर करिएगा तो आपको ख़त्म हो जाएगा। जैसे रानू मंडल का आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। रानू मंडल सक्सीडेड ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रानू मंडल छाई, लाइक अ फ्लैश इन द फैन। अब बाद में उनका दिन गिर गया। तो आई होप ये दिमाग में आपको फिट हो गया होगा। तो नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है स्पिल द बीन्स। जैसे बीन्स आप लोग खाते होंगे, उस बीन्स को क्या कर रहे हैं, छील रहे हैं, मतलब उसको कवर को आउट कर रहे हैं। तो कवर आउट करेंगे तो क्या कर रहे हैं, बीन्स बाहर आएगा, उसका जो दाना है वो बाहर आएगा। तो कोई राज खोल रहा है, मतलब राज छिपा हुआ है, उसको स्पिल द बीन्स कर रहा है, उसको छील रहा है बीन्स को। तो ये नोमेनिक है। तो आप लोग आई होप इस नोमेनिक से याद कर लिए होंगे। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोलना। जैसे रिवील द प्राइवेसी, प्राइवेसी को रिवील करना, जो प्राइवेसी छिपा हुआ है उसको रिवील कर देना। पीपल ऑलवेज स्पिल द बीन्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो लोग होते हैं हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट योजना लाता है उसको, गवर्नमेंट पॉलिसी को हमेशा रिवील करते रहता है पीपल। और आप लोग फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग देखते होंगे जो स्पिल द बीन्स करते रहते हैं, दूसरे का अपना राज खोलते रहते हैं, या ग्रुप में आप लोग को देखने को मिल जाता होगा। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई एक्सपोज करना किसी के, या रिवील करना किसी का प्राइवेसी या सीक्रेट चीज़ें खोलना। तो आई होप ये फ्रेज आप लोगों को दिमाग में फिट हो गया होगा। तो नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है अ बेकर्स डजन। बेकर डजन्स, डजन का मतलब क्या होता है, 12, 12। लेकिन बेकर डजन्स होता है इंग्लैंड में बेकर डजन 13 होता है। वहाँ पर दर्जन 12 का नहीं 13 का दर्जन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो बेकर लोग थे, वो जो ब्रेड था वो सेक कर करके 12 ही पैक करते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि कंपनी वाला मुझे कंप्लेन करेगा, जब कस्टमर का कोई कंप्लेन आएगा तो उसका ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि बेकर लोग ने वो जो ब्रेड था उसको सेक करके 13 ब्रेड डालने लगे। तो उसी दिन से फेमस हो गया। अब बेकर्स डजन का मतलब वहाँ 13 को दर्जन मानने लगा। तो ग्रुप ऑफ 13 आइटम्स। अ कैट हैज अ बेकर्स डजन फॉर हर किटन। एक बिल्ली के पास कितना है, 13 अपने बच्चे के लिए 13 मतलब एक डजन, एक बेकर डजन है अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो आई होप ये भी आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहा है, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, गरम मुद्दा। और हॉट पोटैटो जैसे गर्मा गर्म आलू, दम आग लहक रहा है, दम उसको क्या बोलेंगे, गरम मुद्दा। कोई झगड़ा हो रहा है, इशू झगड़ रहे हैं दो लोगों में, बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है, तो वो क्या, हॉट पोटैटो दोनों में क्रिएट हो रहा है। समवन हु इज़ वेरी एंग्री। कोई व्यक्ति और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहा है, दम हॉट पोटैटो। कोई मुद्दा ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट बोल दिया कि उस पर लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा होते रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द मैटर ऑफ रिगार्डिंग कश्मीर एंड पाकिस्तान इज हॉट पोटैटो फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया। आप लोग देखते ही होंगे इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को इशू लेकर के, पीओके को लेकर के हमेशा एक हॉट पोटैटो का माहौल क्रिएट होते रहता है। तो आप लोग देखते ही होंगे। तो आई होप ये आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करें, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब 10 आवर में आप सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन 11th आवर में एक सफलता, मतलब एक चांस और मिल गया तो मैं सफल हो गया। मतलब लास्ट चांस में, लास्ट क्षण में ही मैं सफल हुआ, अंतिम क्षण में जा कर के मैं सफल हुआ। यूपीएससी एस्पिरेंट सक्सीड इन द 11th आवर। जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है
8 अटैम्प्ट गवा देते हैं, एट लास्ट जा कर के 9 अटैम्प्ट में या छठा अटैम्प्ट में जा कर के उन्हें सिलेक्शन मिलता है। तो वो क्या बोल सकते हैं, एट द 11th आवर, वो लास्ट क्षण में जा कर के उन्हें सफलता मिला। तो ही गॉट द सिलेक्शन एट द लास्ट मोमेंट। तो यू माइट हैव रिमेंबर्ड all the phrases which I am teaching you. तो आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड ऑल दीज फ्रेजेज। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। फ्रेज क्या है आपका, बेल द कैट। बेल द कैट, आप लोग बचपन में स्टोरी सुने होंगे बेल द कैट के बारे में। एक बिल्ली था जो हमेशा आता था और चूहे के सारे चूहे को खा जाता था। लेकिन चूहे में एक दिन बातचीत चला, एक मीटिंग हुआ कि जो बिल्ली आता है उसका कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको कोई तो उपाय करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग छोटे हैं, उसको किल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन खोजते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक डिसाइड किया कि उसके बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, जब वो आएगा और आवाज़ करेगा और हम लोग निकल देंगे, भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा तो सोच लिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ गया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया, ये बहुत बड़ा डेंजर की बात है। जो चूहा जाएगा बांधने उसे तो वो खा जाएगा। तो बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा डेंजर, जो कि बेल द कैट से आप रिलेट कर सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बड़े संकट का सामना करना, जो चूहा है वो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो वो बड़ा संकट का झमेला हो जाएगा, उसे झेलना पड़ेगा। मीनिंग है टेक अ रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेना। नो एनी रैट डिसाइडेड टू बेल द कैट। कौन ऐसा डिसाइड करेगा, कौन किसको जान प्रिय नहीं है, वो जाएगा मरने के लिए जाएगा बिल्ली के पास और घंटी बांधेगा। तो आई होप ये भी फ्रेज आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है अ वाइल्ड गुज चेस। वाइल्ड गुज चेस, गुज एक बर्ड होता है, एक निरर्थक खोज। जैसे बहुत एंशियंट टाइम में कुछ सैनिक को सेंड किया जाता था, बड़े बड़े किंग थे, वो वाइल्ड जंगलों में भेजा जाता था गूज खोजने के लिए। जो कि ये वाइल्ड है, ये गूज है, वो नॉर्मली आप लोगों को इधर आपको पौंड में तालाब में इधर गूज मिलेगा। लेकिन ऐसा गूज मतलब जो धरती पर बहुत कम ही एग्जिस्ट करता है, उसको वाइल्ड जंगल में भेज दिए खोजने के लिए। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर इन द वाइल्ड, कभी मिलेगा नहीं। इट विल नेवर बी पॉसिबल टू फाइंड इन द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंस, ये नहीं एग्जिस्ट करता है आपका वाइल्ड सॉरी ये आपका गुज। तो ये एक निरर्थक खोज है और फर्टलेस सर्च कर रहे हैं, बेफालतू का फॉरेस्ट में हम लोग खोज रहे हैं। तो ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं। वाइल्ड का मतलब जंगल होता है, गुज आप फिगर में देख सकते हैं, गुज का एक बत्तख के जैसा पक्षी होता है। और चेस का मतलब होता है पीछा करना। तो पीछा तो कर रहे हैं लेकिन कभी आप लोग सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, एफर्टलेस काम कर रहे हैं, क्योंकि सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। जो चीज़ संभव ही नहीं है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या है, टू डू समथिंग यूजलेस और पॉइंटलेस। कोई चीज़ काम कर रहे हैं जो कि यूजलेस है, बेकार है, पॉइंटलेस है, ऐसे बेफालतू में कर रहे हैं। अ किंग सेंट अ सोल्जर्स ऑन अ वाइल्ड गुज चेस। एक राजा है, उन्होंने सोल्जर को भेजा है कि जाइए भाई वाइल्ड गुज चेस ढूंढ करके लाइए। मिलेगा कभी राजा को, कभी नहीं मिलेगा। तो आई होप ये भी दिमाग में आप लोगों को सेट हो गया होगा फ्रेज। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हैव द लास्ट लाफ। अब देखो यहाँ पर भी है, जैसे 11th आवर था वैसे सिमिलर वर्ड है, हैव द लास्ट लाफ, मतलब अंतिम क्षण में जाकर के विजय पा लेना। लास्ट में हंसी आ गया, मज़ा आ गया। आप लोग देखते होंगे शॉर्ट में, मज़ा आ गया। तो वैसा ये लास्ट में हंसी आ गया, लास्ट में हंसी मिल गया, मतलब अंतिम क्षण में मुझे खुशी मिल गया, सफलता मिल गया। बहुत ही नियरेस्ट फेल्यूर के करीब पहुँचे हुए थे, एट द लास्ट बी सक्सीडेड, लेकिन अंतिम क्षण में मुझे सफलता मिल गई। सक्सेस अचीव्ड आफ्टर नियर फेल्यूर, मतलब सफलता बहुत नियरेस्ट जा कर के हमें सफलता मिल गई। हिज एल्डर ब्रदर अचीव्ड हिज गोल एट द लास्ट लाफ। जो उसका एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, वो लास्ट क्षण में जा कर के अपना गोल को हासिल कर लिया। तो आई होप आप लोग भी लास्ट जाते जाते क्षण जाते जाते आप लोगों को भी सफलता मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज में क्या कह रहा है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर
मतलब होता है मुसीबत में। कोई व्यक्ति अंडर द वेदर होता है, मुसीबत में फंसा हुआ रहता है, परेशान रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे। वो हमेशा चिंतित रहता है, अंडर द वेदर में रहता है। जो वेदर है मौसम, जैसे मौसम अभी चल रहा है, ठंडे का मौसम मान लिया है, तो उसमें आप वेदर में है, अच्छे वेदर में नहीं है, तो आपका जुकाम हो सकता है, कफ हो सकता है। तो फीलिंग इल, बीमार होना ही है, डेफिनेटली होगा। प्रोन टू इल, अगर आप वेदर के अंडर आ जाएंगे, वेदर से आप ऊपर नहीं आएंगे, तो आपको वो वेदर आप पे हावी हो जाएगा, तो आपको इल कर देगा, बीमार कर देगा। तो आई होप ये भी दिमाग में फिट हो गया होगा। हिज मदर वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, जो उसकी माँ थी, वो फीलिंग अंडर द वेदर फील कर रही थी। और आई होप आप लोगों को ये सारा फ्रेज याद हो गया होगा, क्योंकि ये 20 फ्रेज था, जिसमें 20 टाइप्स का अलग अलग पिक्चर्स था, तो पिक्चर के साथ ही याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। और अदर्स कहीं भी पिक्चर से कोई चीज़ क्रिएट करके फिगर आउट कर करके याद होना आसान हो जाता है। तो आई होप हमने अच्छे से याद कर लिया होगा, और ये वीडियो आप लोगों को काम का हुआ होगा, और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।